हेलो विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है स्थानांतरण। इससे पहले आपने प्रवास को पढ़ा है। प्रवास के अंतर्गत आपने उत्प्रवास, आप्रवास, प्रवास के पक्ष आदि का अध्ययन किया था। स्थानांतरण के अंतर्गत हम बात करेंगे अंतर्महाद्वीपीय स्थानांतरण, अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्देशीय स्थानांतरण, अंतर्राज्यीय और स्थानीय। और ये अलग अलग होते हैं, जैसे दीर्घकालीन होता है, सामयिक होता है और दैनिक होता है। दीर्घकालीन के अंतर्गत बृहत संख्यक में होता है, मध्य संख्यक में होता है, अल्पसंख्यक में होता है। और बृहत संख्यक और अल्पसंख्यक की बात करें तो ये स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। तो हम बात करते हैं स्थानांतरण की, जिसमें हम बात करते हैं अंतर्महाद्वीपीय स्थानांतरण। आप देख रहे हैं ये स्थानांतरण के प्रकार है ना, यानी कि ये प्रवास के प्रकार भी हो सकते हैं। स्थानांतरण का मतलब प्रवासी होता है। तो देखिए यहाँ पे प्रवास मुख्यतः एक देश या एक महाद्वीप से दूसरे देशों या एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य होता है, यह आप जानते हैं। इस आधार पर इसे दो भागों के अंतर्गत हम रखते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय होता है और एक अंतर्देशीय होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण की हम बात करें तो आपको पता है, इसके नाम से, शब्द से ही पता आपको चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण का मतलब कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि एक देश से दूसरे देश के अंतर्गत होने वाला स्थानांतरण आपकी कौन सा होगा? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थानांतरण अधिकतर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कारणों से होता है या हुआ है प्राचीन काल तक। प्राचीन काल की हम बात करें तो प्राचीन काल से वर्तमान तक मनुष्य किसी न किसी कारण से प्रभावित होकर स्थानांतरण करता रहा है। वर्तमान में स्थानांतरण रोजगार प्राप्ति के लिए ज़्यादातर किया जाता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर ये जो पिक आप देख सकते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण की अगर हम बात करें, है ना, तो यहाँ पर आप देखो, इसको आप डिटेल से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यूरोप से उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में और उसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जो हैं भारत वाले जो देश हैं, यहाँ से जो आपके एशिया महाद्वीप का जो पूर्वी भाग है, प्रवास को दिखा रखा है ना, जिसको मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जैसे ये यूरोप वाला क्षेत्र है और यहाँ से ये अमेरिका की ओर, है ना, उत्तरी अमेरिका की ओर, और ये दक्षिणी अमेरिका की ओर, और यहीं से ये वाला जो प्रवास है ये ऑस्ट्रेलिया की ओर हुआ है। जैसे भारत से भी प्रवास ये अफ्रीका की ओर हुआ है। ठीक है, यहाँ से हम बात करें तो ये जो छोटे जो कंट्री है इधर जापान की ओर, तो ऐसे बहुत सारे प्रवास, तो अपने आप में ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर प्रवास हो रहा है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि एक देश से दूसरे देश की ओर प्रवास हो रहा है। तो इसको हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के रूप में जानेंगे, समझेंगे। विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण की अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार में हमें दिखाई देता है। तो यूरोपीय प्रवास, जैसा कि मैंने आपको मैप के अंतर्गत अभी आपको बताया था कि यूरोप से जो है अधिकतर हम बात करें तो अमेरिकी जो महाद्वीप है वहाँ पर ज़्यादातर प्रवास हुआ है। जैसे हम इसको एक बार देख लेते हैं कि यूरोप महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग से दूसरे देशों में प्रवास अधिक रहा है ना। इस क्षेत्र के लोग समुद्री मार्ग से होकर 12वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक विश्व के अनेक देशों में जाकर स्थायी रूप से बसना इन्होंने शुरू किया था। यूरोप महाद्वीप में संसाधनों की कमी तथा जीवन स्तर के गिरने के दबाव के कारण यहाँ से विश्व के अन्य ज्ञात देशों की ओर प्रवास जो है लोग करने लगे। यूरोप के पश्चिमी भाग में समुद्री तट पर स्थित देशों इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, नीदरलैंड आदि देशों के लोग समुद्री मार्ग से होकर अफ्रीका, एशिया तथा अमेरिकी महाद्वीप के देशों में प्रवासित हो गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास को कि यूरोप के पश्चिमी भाग के समुद्री तट पर स्थित देशों, जिनमें कौन कौन से कंट्री आते हैं, इसमें जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, नीदरलैंड, इन देशों से जो लोग हैं वो समुद्री मार्ग से होकर कहाँ गए? अफ्रीका गए, एशिया गए और अमेरिकी महाद्वीप
के देशों में क्या हो गए, प्रवासित हो गए। इसको मैं आपको मैप में भी बता देता हूँ जहाँ आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर आप देखो, जो बता रहे हम, यूरोप के पश्चिम भाग के समुद्र तटीय जो देश है जैसे इंग्लैंड, नीदरलैंड, है ना, जो कंट्री है यहाँ पे, यहाँ से जैसे यूरोप महाद्वीप के देशों में ना, ये इधर, ठीक है, यहाँ से जो अफ्रीकी जो कंट्री है यहाँ पे, है ना, और यहाँ से इधर ऑस्ट्रेलिया और एशिया की ओर लोगों का क्या हुआ है, प्रवास हुआ है। तो एक तो ज़्यादातर जो प्रवास है, स्थानांतरण है, अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण के अंतर्गत बात करें तो यूरोप महाद्वीप से सर्वाधिक स्थानांतरण जो है दिखाई देता है या हुआ है। यहाँ देखना आप, जो ये लोग जो यानी कि यूरोप के जो लोग थे, जो प्रवासित हुए हैं, इन्होंने अपनी उच्च तकनीकी के उपयोग से वहां जाकर इन लोगों ने संसाधनों का अति तीव्र गति से दोहन किया। इनके पास टेक्नोलॉजी थे और जहां पर गए वहां संसाधन थे काफ़ी, तो उनका इन्होंने तीव्र गति से दोहन करना शुरू किया। यूरोपीय देशों के नागरिक वहां स्थानांतरित होकर विश्व के दो मुख्य भागों में जाकर बस गए। अब ये कहाँ गए, एक तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गए और एक शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गए। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका के समुद्र तटीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये लोग गए जहां पर आसानी से या सुगमता से जा सकते थे। इसके अलावा एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित देश जहां जाकर इन लोगों ने कपास, गन्ना, गर्म मसाले, तंबाकू, कहवा, चाय, चावल आदि व्यापारी फसलों का उत्पादन प्रारंभ किया गया। इन बागानों पर मजदूरी करवाने के लिए यूरोपीय लोग अन्य देशों से क्या करते थे, बंधुआ मजदूर पकड़ कर लाते थे और उनसे क्या कराते थे, मजदूरी लोग कराते थे। तो इसके अंतर्गत हम बात करें, जैसे इसके अंतर्गत एक चीज आई आपके चाय, है ना, हम कहते हैं ना चाय जो है अंग्रेजों की देन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे भारत के जो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये अंग्रेज आए और इन्होंने इस प्रकार की बागाती फसलों का उत्पादन जो है शुरू किया। उसमें से चाय भी आपके प्रमुख है। ये चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गए, तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन से हैं, है ना, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसा मैंने आपको वैसे बता रखा है कि उष्ण कटिबंध 0 डिग्री से कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य वाला क्षेत्र उष्ण कटिबंध, और कर्क रेखा और मकर रेखा से 66.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच वाला जो क्षेत्र होता है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की हम बात करें तो यह जलवायु यूरोपीय लोगों के लिए काफी अनुकूल थी। क्यों? क्योंकि वहां की यानी कि यूरोप की भी जलवायु भी कैसी है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, इसलिए इन क्षेत्रों में लोग ये स्थायी रूप से बस गए। इन क्षेत्रों में जनसंख्या भी यूरोपीय लोगों के आगमन के पूर्व बहुत विरल थी, अतः इन्हें वहां जाकर स्थायी रूप से बसने में कोई कठिनाई नहीं होती है या नहीं हुई। उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य वाला जो क्षेत्र है, कनाडा वाला क्षेत्र, दक्षिणी अमेरिका वाला जो क्षेत्र है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित देशों में जो है यूरोपीय लोगों की अधिकतम संख्या पाई जाती है। इसके अलावा कुछ आंकड़े आपके दे रखे हैं, इसको भी आपको ध्यान रखें कि यूरोपीय लोगों का दूसरे देशों में प्रवास सन 1820 से पूर्व बहुत कम था, लेकिन इसके बाद बढ़ती जनसंख्या व घटते आर्थिक संसाधनों के कारण 1820 से 1940 के मध्य लगभग 6 करोड़ से अधिक यूरोपीय लोग विश्व के अन्य देशों में जाकर स्थायी रूप से बस जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका निश्चित ही सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश था और 1840 से 1914 के बीच इसने 5 करोड़ लोगों को शरण दी, जिनसे 4 करोड़ लोग अंतिम 34 वर्ष में आए थे। तो ये कुछ आंकड़े जिनको आपको ध्यान रखना। अभी हमने देखा एशिया यूरोपीय देशों से प्रवास, यूरोपीय प्रवास, उसके बाद देखिए अब एशियाई प्रवास। मानव शास्त्रियों का मत है कि मानव प्रजातियों की उत्पत्ति मध्य एशिया से मानी जाती है ना। एक बात आप ये ध्यान रखिए, मानव प्रजाति की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, मध्य एशिया से मानी जाती है। और जलवायु दशाओं में परिवर्तन होने के कारण जो ये जो प्रजाति थी ना, परिवर्तन होते रहने एवं नवीन प्रजाति द्वारा प्राचीन प्रजाति पर स्थान विशेष से बाहर की ओर खदेड़ने के कारण प्रागैतिहासिक काल में मध्य एशिया से विभिन्न प्रजातियां प्रवासित होकर विश्व के विभिन्न भागों में जो है ये बस जाती हैं। बात का ध्यान रखना है आपको। 18वीं शताब्दी के बाद बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण चीन, भारत एवं जापान के लोग अपने पड़ोसी देशों में प्रवासित हो गए जहाँ एवं वहां स्थायी रूप से रहने लगे, क्योंकि उस समय पड़ोसी देशों की जनसंख्या काफी कम थी। चीन से बहुत लोग 20वीं शताब्दी के पहले एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित देशों जैसे मंचूरिया, कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार
आदि विरल जनसंख्या वाले देशों में जाकर बस जाते हैं या बस गए थे। इसके अलावा चीनी लोग अमेरिका, अफ्रीका देशों में भी जाकर स्थायी रूप से रहने लगे। जापान एक छोटा देश होने के कारण यहाँ प्रारंभ से ही जनसंख्या दबाव अधिक रहा है, अतः यहाँ से जापानी लोग 1880 से 1900 के मध्य हवाई द्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, मंचूरिया, कोरिया, मलेशिया आदि देशों में प्रवसन कर गए। भारत की हम बात करें तो भारत से लोगों का समीपवर्ती देशों में प्राचीन काल में अपने धार्मिक उपदेशों के प्रचार के लिए कई लोग विभिन्न देशों में गए। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध भिक्षु प्राचीन काल में म्यांमार, श्रीलंका, मलेशिया, हिंदेशिया आदि देशों में प्रवसन कर गए। भारत पर अंग्रेजों के शासनकाल के समय अंग्रेजों ने अपने कृषि बागानों पर मजदूरी करवाने हेतु भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, फिजी, त्रिनिडाद स्थानांतरित किया, जो वहां के स्थायी निवासी हो गए। इस प्रकार से आप एशियाई जो कंट्री हैं वहाँ के प्रवास को भी आप जो है देख सकते हैं। आगे आता है आपके अंतर्देशीय स्थानांतरण। अंतर्देशीय स्थानांतरण की हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि एक ही देश के विभिन्न राज्यों या प्रदेशों के मध्य लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर होने वाले प्रवर्सन को हम आंतरिक प्रवसन कहते हैं, या क्या कहते हैं, अंतर्देशीय प्रवसन के नाम से इसको हम जानते हैं। तो इसमें देखिए एक होता है अंतर्राज्यीय प्रवास। आपके सीधे प्रश्न आते हैं अंतर्राज्यीय प्रवास क्या होता है। तो इसकी हम बात करें तो एक ही देश के विभिन्न भागों के मध्य इस प्रकार का प्रवसन होता है। भारत में आज़ादी के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के कई लोग दिल्ली आकर बस गए, राजस्थान से लोग महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों में जाकर बस गए। तो ये कौन सा प्रवास हो गया, अंतर्राज्यीय प्रवास हो गया। जैसे उदाहरण के लिए है ना, आप जैसे राजस्थान राज्य के निवासी और आप राजस्थान को छोड़कर मध्य प्रदेश चले जाते हैं, तो ये आपका कौन सा प्रवास होगा, अंतर्राज्यीय प्रवास आपका होगा। इसके बाद देखिए आप स्थानीय प्रवास। स्थानीय प्रवसन में लोगों का स्थानांतरण देश में एक ही प्रांत के विभिन्न जनपदों के मध्य होता रहता है। जैसे ग्रामीण लोग शहरों में मजदूरी के लिए जाते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते रहते हैं। स्थानीय प्रवसन एक गांव से नगर की ओर हो सकता है, नगर से गांव की ओर हो सकता है। नगरों से मिलने वाली विभिन्न सुविधाएं इन्हें क्या करती हैं, अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जैसे आप देखिए मुंबई में हजारों लोग प्रतिदिन 100 से लगाकर 200 किलोमीटर तक प्रवास करते हैं। तो हम बात करें स्थानीय प्रवास जो है वो क्या हो सकता है, गांव से गांव में हो सकता है, गांव से शहर में हो सकता है, शहर से शहर में हो सकता है, और शहर से गांव में हो सकता है। इस प्रकार से स्थानीय प्रवास आप इसको देख सकते हैं। तो आज हमने जो पढ़ा, एक तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास पढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, यूरोपीय प्रवास, यूरोपीय कंट्री से जो प्रवास हुआ है, और उसके बाद में हमने पढ़ा एशियाई देशों से प्रवास, और उसके बाद हमने पढ़ा अंतर्देशीय प्रवास। अंतर्देशीय प्रवास दो प्रकार का होता है, एक तो अंतर्राज्यीय होता है, एक स्थानीय होता है। अंतर्राज्यीय का मतलब हो गया आपके एक राज्य से दूसरे राज्य में, और स्थानीय का मतलब हो गया एक जिले से दूसरे जिले में, एक जनपद से दूसरे जनपद में, एक गांव से दूसरे गांव में, एक शहर से दूसरे शहर में। तो ये आपके स्थानीय प्रवास होगा। अभी लॉकडाउन के अंतर्गत आपने इस प्रकार के जो पिक आपने देखे होंगे, है ना। ज़्यादातर लोग जैसे हम भारत की बात करें तो एक राज्य से दूसरे राज्य के अंतर्गत, है ना, बड़े शहरों के अंतर्गत रोजगार के लिए प्रवासन किया था। और अभी लॉकडाउन के अंतर्गत बंद के कारण सारे जो काम धंधे व्यवसाय ठप पड़े थे, तो लोगों ने क्या किया था, वापस अपने मूल स्थान पर वो जो है के लिए जो निकल पड़े थे, प्रवास उनका हुआ था। तो वो क्या था, अंतर्देशीय प्रवास था, एक राज्य से दूसरे राज्य में। ठीक है, तो इस प्रकार की जो स्थितियां हैं ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अंतर्राज्यीय प्रवास, है ना, इस प्रकार की जो चित्र आपको दिखाई दिए होंगे। आगे हम देखते हैं प्रवास के परिणाम। प्रवास से क्या परिणाम होता है। जैसे मान लो एक व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता है, तो जहां वो स्थान को छोड़ता है और जहां जाता है, तो उससे हमारे को क्या परिणाम मिलता है, इससे क्या चीज़ें प्रभावित होती है। तो जिस स्थान से लोग जाते हैं तथा जाकर रहने लगते हैं, इन दोनों स्थानों पर प्रवासी जनसंख्या का प्रभाव दिखाई देता है। प्रवसन के कारण निम्न प्रभाव हमें दिखाई देता है। एक तो जनसंख्या का संतुलन बिगड़ता है। पहला क्या है, आपके जनसंख्या का क्या हो रहा है, संतुलन बिगड़ रहा है ना। जिस स्थान से लोग जाते हैं वहाँ की जनसंख्या तो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जहाँ जाकर वो बसते हैं वहाँ की जनसंख्या क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। इसके अलावा प्रवास के कारण संस्कृति का क्या होता है, प्रसार। प्रवासी लोग अपने साथ अपनी तकनीकी, धर्म, परंपराएं, रीति रिवाज, भाषा आदि लेकर जाते हैं, जिसका प्रभाव स्थानीय लोगों पर पड़ता है एवं
उस स्थान विशेष की संस्कृति का प्रभाव प्रवासित लोगों पर पड़ता है। ये अपनी तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके वहाँ के आर्थिक स्तर को क्या कर सकते हैं, ऊंचा उठा सकते हैं। इसके अलावा प्रवासी लोगों की वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, भाषा आदि के अनुसार ही उस क्षेत्र विशेष की संस्कृति धीरे धीरे परिवर्तित हो जाती है। जैसा कि अंग्रेजों के आगमन से हमारी भारतीय संस्कृति परिवर्तित हुई है। जैसा आप देख सकते हैं कि जब भारत में हम बात करें, जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी, तो उस समय हमारी जो संस्कृति थी वो काफ़ी, भारतीय जो परंपरा थी वो हम कहें तो वो एक रहन सहन, खान पान, पहनावा, वो सारी चीज़ें अलग थी। और जैसे ही अंग्रेज आते हैं पश्चिमी संस्कृति को लेकर, तो आज और उस समय की अगर हम बात करते हैं तो हमारी संस्कृति काफ़ी हद तक परिवर्तित हो गई है। रहन सहन, खान पान, है ना, सारी चीज़ें परिवर्तित हुई थी। किस कारण से हुई है कि जो लोग प्रवास से आए थे और जो अपने साथ संस्कृति लेकर आए थे, वो उन्होंने यहाँ की जो स्थानीय संस्कृति सभ्यता जो थी उसको उन्होंने प्रभावित किया, इसको परिवर्तित किया। आगे देखें, प्रवास के कारण जनसंख्या दबाव, बेरोजगारी, निर्धनता आदि समस्याएं बढ़ जाती है। जबकि जिस देश या स्थान से लोग प्रवासन करते हैं वहाँ इन समस्याओं में कमी आती है। यानी जहाँ से लोग छोड़ के जा रहे हैं वहाँ पर दबाव जनसंख्या का कम होगा, तो उससे उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं वो कम हो जाएगी। और जहाँ लोग जाकर बसेंगे वहाँ पर जनसंख्या के बढ़ने से जो समस्याएं आती है वो बढ़ेगी। इसके अलावा देखिए, प्रवासी लोगों की कार्यकुशलता, तकनीकी ज्ञान आदि के कारण उन क्षेत्रों के आर्थिक संसाधनों के विद्वान से उस देश या स्थान का आर्थिक स्तर क्या होता है, ऊंचा उठता है। जैसे यूरोपियन लोगों के आने से अमेरिकी, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ गए। ज़्यादातर हम विकसित देशों को देखते हैं ना विश्व के अंतर्गत, तो वहाँ पर ज़्यादातर यूरोपीय प्रवासी लोगों की अधिकता और वहाँ के संसाधनों का अनुकूलतम और तकनीकी आधार पर दोहन उन्होंने किया और वहाँ के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने का काम इन लोगों ने किया है। तो यहाँ तक आप आज चीज़ें कंप्लीट करें। आज हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, स्थानांतरण और प्रवास को प्रभावित करने वाले जो स्थानांतरण या प्रवास से जो जनसंख्या के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रवास के प्रभाव को हमने पढ़ा था। अगली क्लास में हम मानव संकल्पना के साथ में मानव विकास की बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।